किया। उन्होंने विस्तार से जानकारी देते हुए कहा कि पुलिस ने नीतीश से पहले भी पूछताछ की थी और उस पर शक था कि वह कुछ छिपा रहा है। अब जब उससे सख्ती के साथ पूछताछ की गई तो उसने स्वीकार किया कि अपने पिता दीपक भारद्वाज के रवैये से वह खुश नहीं था और काफी निराश रहता था। नीतीश के फार्म हाउस में आने पर भी दीपक ने पाबंदी लगा रखी थी। भारद्वाज के छोटे बेटे नीतीश ने कबूला कि परिवार के साथ मनमुटाव और संपत्ति विवाद के चलते उसने तकरीबन 6 महीने पहले ही अपने पिता की हत्या की साजिश रच ली थी। आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस ने अरबपति कारोबारी दीपक भारद्वाज की हत्या का खुलासा करने और उसके बेटे नीतीश को गिरफ्तार करने के साथ ही हत्या में प्रयुक्त पिस्टल को भी हरियाणा के रोहतक जिले की एक नहर से बरामद कर लिया है। पुलिस को अब महंत प्रतिभानंद की तलाश है। प्रतिभानंद ने ही दीपक भारद्वाज की हत्या कराने के लिए सुपारी ली थी। पुलिस की माने तो प्रतिभानंद को अपने एक आश्रम के लिए 1.5 करोड़ रुपए की जरूरत थी। इस जरूरत को पूरा करने के लिए ही उसने दीपक भारद्वाज की हत्या की सुपारी ली। मोदी का ममता पे दिए बयान से भाजपा और वाम दलों के बीच दरार बढ़ सकती है। लिहाजा अब संसद के अंदर और संसद के बाहर वाम दल और एनडीए मिलकर नहीं घेर पाएंगे यूपीए सरकार को। ये कहना है कांग्रेस के नेता और वरिष्ठ केंद्रीय मंत्री हरीश रावत का। गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोलकाता में भाषण दिया, जिसमें कहा कि ममता बनर्जी भी गुजरात की तरह त्रस्त है केंद्र सरकार की वजह से और केंद्र सरकार गैर कांग्रेसी राज्यों के साथ न्याय नहीं करती। इस बयान पर केंद्रीय मंत्री हरीश रावत ने कहा, इस बयान से वाम दलों और भाजपा के बीच दूरियां बढ़ जाएंगी, जिसका फायदा यूपीए सरकार को ही होगा। हालांकि हरीश रावत ने नरेंद्र मोदी की तारीफ भी की कि वो योजनाओं का इम्प्लीमेंटेशन बखूबी करते हैं, लेकिन वो योजनाएं केंद्र सरकार की होती है और गुजरात के विकास में भी सबसे बड़ा हाथ केंद्र सरकार का ही है। जल संसाधन मंत्री हरीश रावत ने शंकराचार्य के प्रतिनिधि और कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह के कहने पर भागीरथी, मंदाकिनी और अलकनंदा से ज्यादा पानी छोड़े जाने की मांग पर भी विचार करने की बात कही है। मोदी ही नहीं, अपने मुख्यमंत्री से भी रूठे हुए नजर आ रहे हैं हरीश रावत। हरीश रावत की माने तो 2009 में उन्होंने अपने क्षेत्र के विकास के लिए राज्य सरकार से जमीन मांगी थी, लेकिन ना तो तब की निशंक सरकार और ना ही वर्तमान की विजय बहुगुणा सरकार ने उन्हें जमीन मुहैया कराई, जिसका खामियाजा प्रदेश की जनता उठा रही है। कोलकाता में केंद्र सरकार के खिलाफ नरेंद्र मोदी के दिए गए बयान पर पलटवार करते हुए केंद्रीय मानव संसाधन राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने कहा कि नरेंद्र मोदी सिर्फ राजनीतिक स्वार्थ के लिए बयानबाजी करते हैं। जितिन प्रसाद आज लखनऊ में राष्ट्रीय मिशन की योजनाओं की समीक्षा के लिए आए थे। लखनऊ में साक्षरता मिशन के हालात पर मीटिंग लेते हुए केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री जितिन प्रसाद ने खर्च हुए पैसे के ऊपर सवाल उठाते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में साक्षरता मिशन के लिए केंद्र सरकार से आया हुआ पैसा पिछले 3 सालों से खर्च ही नहीं हो पाया है और यही वजह है कि अभी भी साक्षरता मिशन पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश में सफल नहीं हो पाई है। कोलकाता में नरेंद्र मोदी के केंद्र सरकार पर दिए गए बयान पर भी जितिन प्रसाद ने पलटवार करते हुए कहा कि मोदी सिर्फ अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए बयानबाजी करते हैं। जितिन प्रसाद के मुताबिक नरेंद्र मोदी सिर्फ अपना प्रचार करते हैं। गौरतलब है कि नरेंद्र मोदी ने केंद्र सरकार पर गैर कांग्रेस शासित राज्यों के साथ भेदभाव करने का आरोप भी लगाया था। जितिन प्रसाद ने प्रधानमंत्री पद की दावेदारी को लेकर भाजपा पर व्यंग कसते हुए कहा कि भाजपा की तरह कांग्रेस में प्रधानमंत्री पद को लेकर रेस नहीं होती है। सूबे के कई बड़े शहरों की बिजली होगी अब निजी संस्थाओं के हाथों में। अभियंता संघ ने आरोप लगाया कि नौकरशाही नहीं चाहती है कि जनता को सस्ती बिजली मिले। सूबे के कई बड़े जिलों की बिजली का निजीकरण जल्द शुरू हो जाएगा और इसकी कवायद भी शुरू हो गई है। इस निजीकरण के लिए सलाहकार संस्थाओं की नियुक्ति के लिए टेंडर निकाले गए हैं। नोएडा, गाजियाबाद, मेरठ और वाराणसी के निजीकरण की कवायद शुरू हो चुकी है। हालांकि इस बात को लेकर अभियंता संघ खासा नाराज दिखाई दे रहा है और आने वाली 15 तारीख को प्रदेश व्यापी आंदोलन करने की भी घोषणा कर रहा है। इसके अलावा संघ ने कहा कि प्रदेश की नौकरशाही नहीं चाहती है कि उत्तर प्रदेश की जनता को सस्ती बिजली मिले। संघ का कहना है कि 83 पैसे में मिलने वाली बिजली को नौकरशाही नहीं खरीद रही है। अभियंता संघ का ये भी कहना है कि जिन शहरों का निजीकरण हो रहा है वो सारे शहर बिजली विभाग को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचाते हैं।
समाजवादी पार्टी भले ही इस बात का दावा कर रही हो कि लोकसभा चुनाव में उम्मीदवारों के चयन में उसने बाजी मार ली है, लेकिन फिलहाल सपा का ये दावा उसी पर भारी पड़ता दिख रहा है। सूबे की सत्ताधारी समाजवादी पार्टी 40 सीटों के जीतने की बात कह रही है। हालांकि अब तक 71 प्रत्याशियों का ऐलान भी हो चुका है, तो साथ में तकरीबन आधा दर्जन प्रत्याशी अब तक बदले जा चुके हैं। संगठन में भी प्रत्याशियों को बदलने की आवाज भी लगातार उठ रही है। मुलायम खुद पंचायत कर रहे हैं और लोकसभा उम्मीदवारों का फीडबैक ले रहे हैं। जिताऊ उम्मीदवारों की तलाश में प्रोफेसर रामगोपाल यादव ने पहली लिस्ट जारी होते ही संकेत भी दिए थे, क्योंकि पहली लिस्ट जारी होते ही पहला फेरबदल भी देखने को मिला। दरअसल जनपद बांदा से पहले आर.के. सिंह पटेल को और बाद में श्यामा चरण गुप्ता को, जनपद गाजीपुर से ओम प्रकाश गुप्ता के बाद राधे मोहन सिंह को, बागपत में विजय कुमार के बाद सोमपाल शास्त्री, लालगंज में दूधनाथ सरोज के बाद दरोगा सरोज और आगरा में महाराज सिंह धनगर के बाद सारिका बघेल को टिकट दिया गया। ये वो सफाई सूरमा थे जिनको मैदान में उतरने से पहले ही पार्टी ने जिताऊ प्रत्याशियों की खोज में मैदान से बाहर कर दिया। पार्टी का दावा है कि इस फेरबदल से उन्हें लाभ भी मिला। जानकारों का दावा है कि समाजवादी पार्टी विधानसभा चुनाव की तर्ज पर ही लोकसभा चुनाव में भी प्रत्याशियों के चयन के मूड में है। पर्यटन के जरिए सुधारी जाएगी सूबे की तस्वीर। उत्तर प्रदेश सरकार का दावा है कि छोटी जगहों पर विलेज टूरिज्म से लेकर इको टूरिज्म और धार्मिक टूरिज्म तक के विकल्पों पर विचार किया जाएगा। वहीं विपक्ष इस योजना में खामियां गिना रहा है। यूपी को चमकाने के लिए समाजवादी सरकार की नजर है पर्यटन सेक्टर पर। यूपी में आगरा के अलावा अब प्रदेश सरकार मथुरा, काशी और अयोध्या के साथ कई और बड़े प्रोजेक्ट शुरू करने जा रही है। बनारस में एशिया का सबसे बड़ा कमल ताल यानी लोटस लेक बनाए जाने का प्रस्ताव है। इतना ही नहीं, प्रदेश में टूरिज्म की नई संभावनाओं पर भी विचार किया जा रहा है। ऐसे में इको टूरिज्म एक अच्छा विकल्प है। साथ ही राजस्थान की तर्ज पर विलेज टूरिज्म के जरिए पर्यटकों को निभाया जाएगा। वहीं विपक्ष इस योजना को लेकर अपनी भौवें टेढ़ी कर रहा है। भाजपा के मुताबिक सरकार पर्यटन को लेकर कभी गंभीर नहीं रही, तभी तो दक्षिण भारत के राज्यों की आय पर्यटन में यूपी के मुकाबले कई सौ गुना ज्यादा है। विपक्ष का आरोप है कि इस बड़ी योजना में भी इलाकाई समीकरण और वोट बैंक की राजनीति को ध्यान दिया जा रहा है। वैसे भी उत्तर प्रदेश में सियासत के लिए मुद्दों की कमी नहीं, मुद्दे ना हो तो गढ़ लिए जाते हैं। एक बार फिर फरियादी पुलिस वालों का शिकार हुए हैं। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से मिलने पहुंचे कुछ फरियादियों के साथ पुलिस ने बदसलूकी की। इटावा सैफई में मंगलवार को ग्रामीण आयुर्विज्ञान एवं अनुसंधान संस्थान और पैरामेडिकल कॉलेज की कोर कमेटी की बैठक में सपा सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव, मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, प्रमुख सचिव अनीता सिंह, वाकई कमेटी के सदस्य शामिल हुए। मुख्यमंत्री से मिलने आए फरियादियों के साथ पुलिस ने धक्का मुक्की की, जिसके बाद गुस्साए फरियादियों ने पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की और एक फरियादी वहीं पर कपड़े फाड़कर सड़क पर लेट गया, जिसकी काफी देर बाद पुलिस उस पीड़ित फरियादी को उठाकर थाने ले गई। इससे पहले भी अलीगढ़ के एसएसपी से मिलने पहुंचे कुछ फरियादियों पर पुलिस ने जमकर लाठियां बरसाई थी। मंगलवार को प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने 11 प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर दी है। ये वे प्रत्याशी थे जिनमें ज्यादातर सर्वसम्मति के साथ प्रत्याशी घोषित किए गए हैं। इसमें नगर पंचायत दोघाट से रमा वर्मा, पुरोला से प्यारेलाल हिमानी, कालाढूंगी से दीप सती, उकीमठ से रीता पुष्पाण, नगर पालिका परिषद जसपुर से मदन लाल, नगर पंचायत दिनेशपुर से नादी रंजन मंडल, सुल्तानपुर पट्टी से मुन्ना लाल मौर्य, महुआ खेड़ागंज से अब्दुल हसन, सितारगंज से कांता प्रसाद सागर, महुआ डाबरा से प्रवीण कुमार, केला खेड़ा से हमीद अली को प्रत्याशी बनाया गया है। हालांकि प्रत्याशियों के नामों को लेकर घमासान भी शुरू हो गया है। मीडिया के सामने पहले महुआ डाबरा से ब्रिजपाल सिंह को टिकट देने की घोषणा की गई, लेकिन थोड़ी देर बाद इसको बदलकर प्रवीण कुमार को दे दिया गया। साफ है, कांग्रेस में प्रत्याशियों को लेकर हंगामा अभी और तेज होने की संभावना है और आने वाले 2 दिनों में भी अन्य प्रत्याशियों के नाम की घोषणा होगी। उत्तराखंड में निकाय चुनाव की रणभेरी बज चुकी है और सभी पार्टियां अपने प्रत्याशियों का चयन करने में लगी हैं। ऐसे में देहरादून मेयर सीट के लिए बसपा ने मैडम रजनी रावत को अपना प्रत्याशी बनाया है। आपको बता दें कि रजनी रावत किन्नर समाज से संबंधित हैं। उत्तराखंड में निकाय चुनाव का घमासान शुरू हो गया है। ऐसे में सभी पार्टियां अपने प्रत्याशियों की लिस्ट जारी करने में लगी हैं, जिसके चलते बसपा ने भी आज देहरादून में अपने प्रत्याशी के रूप में मैडम रजनी रावत को प्रत्याशी बनाया है। रजनी रावत किन्नर समाज का प्रतिनिधित्व करती हैं और देहरादून में 2008 में निकाय चुनाव में मेयर सीट के लिए चुनाव लड़ चुकी हैं और 35,000 से ज्यादा मत प्राप्त किए हैं। आपको बता दें कि 2008 के निकाय चुनाव में रजनी रावत कांग्रेस से ऊपर दूसरे नंबर की प्रत्याशी थी। सामाजिक रूप से भी रजनी रावत की
प्रतिष्ठा के कारण ही बसपा ने उन्हें अपना प्रत्याशी बनाया है। वहीं ये बताया जा रहा है कि रजनी रावत को बसपा द्वारा प्रत्याशी बनाए जाने के बाद देहरादून में मेयर चुनाव त्रिकोणीय हो गया है, क्योंकि जिस तरीके से सामाजिक कार्यों में रजनी रावत की अहम भूमिका देखी गई है, उससे कहीं ना कहीं कांग्रेस और भाजपा के लिए भी एक परेशानी खड़ी हो गई है। निकाय चुनाव में बसपा ने अपना प्रत्याशी खड़ा कर दिया है, लेकिन वहीं कांग्रेस और भाजपा अभी तक देहरादून में मेयर सीट के लिए अपने प्रत्याशी का चयन नहीं कर पाए हैं। बसपा का ये कहना है कि उनका कैडर बोर्ड उनके साथ है और जनता का उन्हें सहयोग मिलेगा तो बसपा मेयर सीट पर काबिज हो जाएगी। पूर्व केंद्रीय मंत्री और हाथरस से लोकसभा प्रत्याशी रामजी लाल समान आज अपने आप को उस वक्त नहीं रोक सके जब उनके गांव में बारवालाओं का डांस हो रहा था और वे खड़े होकर बारवालाओं के साथ ठुमके लगाने लगे। ये है समाजवादी पार्टी के नेताओं का असली चेहरा। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव रामजी लाल समान अपने गांव वहरदोई में गए हुए थे। वहां पर एक प्रोग्राम के दौरान बारवालाओं को बुलाया गया था, जहां नृत्य होता देख अपने आप को रामजी लाल समान रोक नहीं पाए और मंच पर चढ़कर बारवालाओं के साथ डांस करने लगे। यह है समाजवादी नेता, यही है इनका समाजवाद। और इन्हीं के बूते मुलायम सिंह यादव प्रधानमंत्री होने का सपना देख रहे हैं। क्या यह सपना पूरा हो पाएगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। जालौन के माधवगढ़ में बीती रात एक सिपाही ने थाने के अंदर ही जमकर शराब पी। जानकारी के मुताबिक माधवगढ़ थाने में तैनात सिपाही कमलेश यादव ने आरोपी कल्लू यादव के साथ थाने में ही जमकर शराब पी, जिसकी जानकारी जब थाना अध्यक्ष सुशील सिंह को हुई तो उन्होंने सिपाही को ऐसा करने से मना किया, जिस पर सिपाही उग्र हो गया और थानेदार से अभद्रता करने लगा। जब मामला तूल पकड़ने लगा तो सिपाही ने थानेदार को अपनी निजी लाइसेंसी रिवॉल्वर से जान से मारने की धमकी तक दे डाली। थाने में हंगामा बढ़ते देख आसपास के 2 थानों की पुलिस भी बीच बचाव के लिए पहुंच गई और सिपाही को कमरे में बंद कर दिया। सिपाही कमलेश यादव प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के गृह जनपद इटावा का रहने वाला है। थाना अध्यक्ष सुशील सिंह की शिकायत पर आरोपी सिपाही को जालौन के एसपी राकेश शंकर ने सस्पेंड कर दिया है और रिवॉल्वर भी जब्त कर ली गई है। वहीं जालौन के अपर पुलिस अधीक्षक लल्लन सिंह का कहना है कि सिपाही को सस्पेंड कर पुलिस लाइन भेज दिया गया है और मामले की पूरी जांच कराई जा रही है। जस्सू सरगना बलखड़िया ने बांदा शहर के 2 व्यापारियों को पत्र भेजकर 21 लाख रुपए व राइफल की फिरौती मांगी है, जिसके बाद से व्यापारियों में भय व्याप्त है। चित्रकूट में हत्या व फिरौती जैसी दर्जनों वारदात को अंजाम देने वाले डाकू बलखड़िया ने बांदा शहर के सराफा व्यवसायी व गन हाउस मालिक को पत्र भेजकर 21 लाख रुपए की फिरौती मांगी है, जिसके बाद से व्यापारियों में भय व्याप्त है। वहीं बांदा पुलिस अधीक्षक ने टीम बनाकर बलखड़िया की धरपकड़ के लिए अभियान तेज कर दिया है। चित्रकूट में आतंक का पर्याय बन चुका 5 लाख का इनामी डकैत बलखड़िया कहीं अपने सीमा विस्तार तो नहीं कर रहा है। अगर ऐसा है तो पुलिस को जल्द से जल्द इस पर लगाम लगानी होगी। गोरखपुर नगर निगम में आज भाजपा के पार्षदों ने जमकर हंगामा किया। आज मेयर द्वारा समीक्षा बैठक आहूत की गई थी। सदन में भाजपा के पार्षदों ने जमकर हंगामा किया। हंगामे की वजह यह रही कि कुछ बातों को लेकर भाजपा पार्षद को नागवार गुजरी, जिसको लेकर उन्होंने हंगामा शुरू कर दिया और सदन के बाहर गेट पर बैठकर प्रदर्शन करने लगे। प्रदर्शन के दौरान उन्होंने महापौर की गाड़ी पर चढ़ करके भी प्रदर्शन किया और गाड़ी के दोनों पहिए के हवा निकाल दिए और जाते जाते उन लोगों ने सदन के बाहर जो चैनल गेट लगा है उस गेट पर ताला मारकर यहाँ से चलते बने। बाद में नगर निगम कर्मचारियों द्वारा उस ताला को तोड़कर आवागमन को शुरू कर दिया गया। आपको हम बता दें कि सदन की बैठक जब होती है तब कुछ पार्षद वजह से सदन पूरा नहीं चल पाता। नोएडा पुलिस ने सॉफ्टवेयर चोरी के मामले में 2 विदेशी नागरिकों सहित 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने एसोलिन इन्फोटेक कंपनी से आरोपियों की गिरफ्तारी की है। इन लोगों पर कंपनी का सर्वर चुराने का आरोप है। विदेशी आरोपी कांगो के रहने वाले बताए जा रहे हैं, जिनके नाम कैनेडी और एल्विन जिन हैं। कंपनी का सर्वर भी इन लोगों के पास से बरामद कर लिया गया है। दोनों विदेशी नागरिकों को गिरफ्तार कर पुलिस मामले की जाँच में जुटी हुई है। बुलंदशहर के मीरपुर में 10 साल की मासूम के साथ बलात्कार के मामले में आरोपी हरेंद्र उर्फ बोना को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन आरोपी खुद को बेकसूर बता रहा है। सोमवार को मीरपुर में 10 साल की मासूम के साथ हथियार के बल पर बलात्कार का मामला सामने आया था। वहीं जब पुलिस ने मंगलवार को मासूम के प्राथमिक मेडिकल जांच की तो बलात्कार की पुष्टि नहीं हुई। हालांकि बुधवार को दूसरी मेडिकल रिपोर्ट आनी बाकी है, जिसमें उम्मीद जताई जा रही है कि लड़की से बलात्कार की पुष्टि हो सकती है।
पुलिस इस पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच में जुटी हुई है और मामले को जल्द सुधारने का वादा कर रही है। कुंडा हत्याकांड में शहीद हुए डीएसपी जियाउल हक की मौत को 40 दिन बीत गए। इस मौके पर उनका 40वां उनके पैतृक गांव में मनाया गया। इस मौके पर उनके परिवार समेत तमाम लोगों ने श्रद्धा सुमन अर्पित किया। उत्तर प्रदेश के देवरिया जनपद का जुआफर गांव में कुंडा कांड में शहीद हुए सीओ जियाउल का 40वां मनाया गया।